वेलकम टू द CSS क्लब। आई एम योर होस्ट अली। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो क्वाड से रिलेटेड है। रिसेंटली 12 मार्च को क्वाड की एक मीटिंग कंडक्ट की गई है जिसमें क्वाड के फ्यूचर ऑपरेशंस तय किए गए हैं कि क्वाड के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। हम उनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये एक न्यू डॉन होगी इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स के लिए? नो डाउट ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है जिसकी वजह से रीजन में न्यू अलायंसेस बनेंगे। न्यू अलायंसेस बनने की वजह से इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स में एक वाजिया चेंज देखने को मिलेगा। इसीलिए इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देखेंगे क्वाड बेसिकली है क्या, इसका आइडिया कैसे इनिशिएट हुआ, इसके एजेंडा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस रही है और इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्विज है जिसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। 2021 में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की सुमित हो रही है उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, न्यूजीलैंड या फिर सिंगापुर? राइट आंसर आपको वीडियो की एंड में प्रोवाइड किया जाएगा, इससे पहले आप इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वाड बेसिकली है क्या? क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या इसको QST भी कहते हैं। ये एक इनफॉर्मल अलायंस है और ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जिसमें अभी 4 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। इसका आइडिया जो था वो 2004 में एक ट्रेजेडी की सूरत में इनिशिएट हुआ था। हुआ ये था कि 9.1 मैग्नीट्यूड का ये एक अर्थक्वेक आया जिसके नतीजे में इंडो पैसिफिक में सुनामी आई। उस सुनामी से इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा जो कंट्री मुतासिर हुई वो इंडोनेशिया थी। तकरीबन 2,30,000 लोग मारे गए। तब US के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एक कलेक्टिव एक्शन के लिए कहा, एक कलेक्टिव हेल्प के लिए कहा। तो तब इन चारों कंट्रीज़ की फोर्सेस ने मिलकर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और हेल्प आउट किया। तब इनको सुनामी कोर ग्रुप का नेम दिया जाने लगा। लेकिन क्वाड के इस आइडिया को लेकर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके बारे में दोबारा डिस्कशन हुई 2017 में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारा एक अलग से सिक्योरिटी फोरम होना चाहिए जिसमें चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए काम करें, जिसको उन्होंने सिक्योरिटी डायमंड का भी नेम दिया। लेकिन जो शिंजो एबे का ये ड्रीम था ये ज़्यादा देर चला नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंशियल शिप चेंज हुई थी और उनकी इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी चाइना के साथ ट्रेड थी और वो चाइना को नाराज़ नहीं थे करना चाहते। इसी वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया और ये आइडिया 10 साल के लिए स्लम्बर में चला गया। इस पर कोई मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हुई। दोबारा इस पर डेवलपमेंट देखने को मिली जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई। ट्रंप ने आते ही इसके आइडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, इस आइडिया को रिवाइव किया, अपने फॉरेन काउंटर पार्ट से मिलकर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की, डिफेंस पैक्ट साइन किए और रिसेंटली हमने एक्सरसाइज भी जो कंडक्ट की उनको भी देखा। इससे पहले जो बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये उन्होंने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया था मिडल ईस्ट टू एशिया, जिसको वो पिवट टू एशिया का नेम भी देते हैं, जिसका मेन पर्पस था कि चाइना का बढ़ता हुआ जो राइज है उसको कैसे कंटेन किया जाए। लेकिन उसके बाद जो बराक ओबामा की लेगेसी थी उसको ट्रंप लेके चले और ट्रंप ने खुलकर चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर भी की और इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर भी किया। और काउंटर करने के लिए उसने एक ये क्वाड का एक अलायंस बनाया है और वो ये और ये क्वाड के एजेंडा में ये चीज़ शामिल है कि ये किसी किस्म का मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन जो इसका सोल पर्पस है वो यही है कि चाइना की कंटेनमेंट की जाए, एक मिलिट्री टाइप अलायंस हो। इसको चाइना चूँकि फोर साइटेड है, उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रोएक्टिव है, इसीलिए उन्होंने इसको पहले ही एशियन नेटो का नेम देना स्टार्ट कर दिया कि जो US है वो अपने अलायंस के साथ मिलकर एक मिलिट्री टाइप जो नेटो टाइप एक अलायंस इस रीजन में बना रहा है। इसीलिए हमने देखा कि 2017 में 7 दफ़ा तकरीबन तब से लेके अब तक 7 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर लेवल की मुलाकातें हो चुकी हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल पे सिर्फ एक मुलाकात हुई है जो कि रिसेंटली 12 मार्च को मीटिंग हुई है, जिसमें अभी फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें तय हुई हैं। जो मिनिस्टर लेवल्स पे और प्राइम मिनिस्टर लेवल्स पे जो एंगेजमेंट हुई थी उनमें उन्होंने जो
चीज़ें डिस्कस की वो चाइना की बढ़ती हुई ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और उसका बढ़ता हुआ जो मिलिट्री पावर है उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन की। वो चाहते हैं कि जो चाइना की कंटेनमेंट है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए और इस रीजन में एक फ्री एंड ओपन ट्रेड सिस्टम लाया जाए, एक रूल बेस्ड सिस्टम सेट किया जाए। इसीलिए हमने ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है चाइना का, इसीलिए हमने क्वाड में भी तेज़ी देखी है और ये चारों मेंबर्स सेम पेज पे आए हैं ताकि अपनी पावर का शो कर सके और चाइना की कंटेनमेंट को अश्योर कर सकें। और ये रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है नवंबर में। और ये आप क्वाड नेशन का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं कि द क्वाड मूव्स इनटू एशियन नेटो, कि क्वाड जो है वो चेंज हो रहा है एशियन नेटो में। कैसे यूएस अपने अलायंस के साथ मिलकर एक मिलिट्री टाइप अलायंस बना रहे हैं, जबकि उनके एजेंडा में ये चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन जो उनका हिडन और सोल पर्पस है जो पूरी दुनिया को पता है वो यही है कि चाइना की कंटेनमेंट कैसे की जाए, एक बैलेंस ऑफ पावर कैसे लाई जाए, एक जो बढ़ता हुआ थ्रेट है उसको कैसे काउंटर किया जाए। अब देखते हैं कि इनके एजेंडा में क्या चीज़ें शामिल है। क्वाड के मेंबर्स ये कहते हैं कि हमारा जो एजेंडा है ये अलायंस बनाने का जो पर्पस है हमारा वो यही है कि कलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो डिज़ास्टर हिट कंट्रीज़ हैं उनको, और इसके साथ साथ जो शिपिंग है उसकी मॉनिटरिंग करना और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से मुराद है कि बाज़ दफ़ा होता है कि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग शिप्स होती हैं, इनको पायरेट्स लूट लेते हैं और शिप्स गायब हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए एक फ्री एंड ओपन रूट होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ये चारों कंट्रीज़ मिलके और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे इन पायरेट्स के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ उनके एजेंडा में शामिल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस प्रोवाइड करना उन कंट्रीज़ को जो क्लाइमेटली वल्नरेबल स्टेट्स हैं। एक कनेक्टिविटी का उनका इनिशिएटिव है। वो कहते हैं कि हमारा जो ये सोल पर्पस है वो रीजनल बेनिफिट्स के लिए है, ना कि हमारा मकसद किसी किस्म का मिलिट्री अलायंस बनाना है। लेकिन जो इनके मेन पर्पस वो यही है कि चाइना की जो एग्रेशन है, बढ़ता हुआ उसका जो असर्टिवनेस है, उसका जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में या इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसके साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया की बढ़ती हुई न्यूक्लियराइजेशन है उससे भी यूएस बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये एक जो कम्युनिस्ट पावर का राइज हो रहा है, इस पावर को कैसे सप्रेस किया जाए और एक बैलेंस ऑफ पावर लाया जाए और इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए, इनका ये सोल पर्पस है। हम देखते हैं कि 2004 से क्वाड का आइडिया शुरू हुआ है। 2007 में फिर इसको जो है पहली दफ़ा इसके आइडिया पे बात की गई थी। उसके बाद तकरीबन इतने साल गुजर गए, इस पे कोई इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं हुई। 2020 में इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट क्यों हुई? उसकी जो मेन रीज़न है कि ये जो चारों कंट्रीज़ हैं क्वाड की, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, इनके जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड वार भी चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने जो कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसके लिए उन्होंने कहा था कि WHO इसकी प्रोब करे कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, ये चाइनीज़ वायरस है, जैसे ट्रम्प भी कहते थे। तो इस वजह से उनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के। और जापान के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं सेनकाकू आइलैंड्स को लेके और डाइऊ आइलैंड्स को लेके। इंडिया के साथ उनका लद्दाख का इशू चल रहा है और जो यूएस की इंडिया को सपोर्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए, और यूएस का उनके साथ वैसे ही जो एक टसल चल रही है उसका जो बढ़ता हुआ मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको कैसे काउंटर किया जाए, और चाइना जो सुपर पावर बन सकती है, जो अमेरिका का जो एक वर्ल्ड सिस्टम है उसको चैलेंज कर सकती है, तो उसको कैसे कंटेन किया जाए। तो एक कंटेनमेंट की थ्योरी पे वो काम कर रहे हैं और ये अलायंस उन्होंने इसीलिए बनाया। हम देखेंगे कि चाइना की प्रेजेंस क्या है दोनों सीज में जिसकी वजह से ये लोग परेशान है। चाइना की साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सीज में जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है और जो मिलिट्री उसकी पावर है उसकी वजह से ये लोग परेशान है। तो ये देखें आपके जो चाइना का 9 डैश लाइन क्लेम है, चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी में जहाँ तक ये 9 डैश लाइन है वहाँ तक इनकी टेरिटरीज है। इसीलिए इनका डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ भी चल रहा है, जापान के साथ भी चल रहा है, वियतनाम के साथ भी
चल रहा है। और चाइना की जो बढ़ती हुई नेवल एक्टिविटी है, चाइना बड़ी तेज़ी से अपनी नेवल बेसिस बना रहा है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप कर रहा है, जैसे उसने स्पार्टले आइलैंड डेवलप किया है। इसी तरह चाइना की जो पहली ओवरसीज़ बेस है जिबूती में, उसने भी काफ़ी परेशान किया है यूएस को। और इसका ये जो इन्फ्लुएंस है ना बढ़ता हुआ, वो जो यूएस को बहुत तंग कर रहा है। इसीलिए चारों कंट्रीज़ ने मिलके तय किया है कि वो एक फॉर्मल अलायंस की तरफ जाएंगे, एक सेम पेज में आएंगे, ताकि चाइना को काउंटर कर सकें। इनकी जो अभी तक की प्रोग्रेस है वो क्या रही है क्वाड की जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, तो तब से हाई लेवल एंगेजमेंट्स होने लग पड़ी थी। फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे तकरीबन 2020 में आपने देखा होगा कि 3 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। 2 दफ़ा इन पर्सन थी, एक दफ़ा वर्चुअली इनकी मीटिंग्स कंडक्ट हुई, जिनमें जो चीज़ डिस्कस की गई वो इंडो पैसिफिक को ही डिस्कस किया गया कि इसको फ्री एंड ओपन कैसे बनाया जाए, इसमें जो रूल बेस्ड सिस्टम कैसे लाया जाए, और चाइना को जल्दी से जल्दी कैसे कंटेन किया जाए। अब जो फ्राइडे को मीटिंग हुई है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो मीटिंग थी, ये प्रेसिडेंशियल लेवल की मीटिंग थी। इसमें चारों कंट्रीज़ के लीडर ने वर्चुअली फ्यूचर के प्लान्स तय किए हैं। क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल लेवल की मीटिंग थी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। इस रीजन में मेजर चेंजेस आएंगे इनकी वजह से। और जो इन्होंने तय किया है, वो इन्होंने 4 की एरियाज तय किए हैं, 4 टेक अवेज हैं इस मीटिंग के, कि क्वाड के जो फ्यूचर ऑपरेशंस हैं वो क्या होंगे। उन्होंने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। इससे पहले आप ये देखें कि अल जज़ीरा भी इसको कवर कर रहा था, और पूरी दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको कवर कर रहे थे और क्यूरियस थे देख के क्वाड में क्या वो तय करने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस पे इस रीजन की जो फेट है वो डिसाइड होगी, आगे की पॉलिटिक्स डिसाइड होगी। अब मेजर अपहेवल्स होंगे इस रीजन में। तो उन्होंने 4 की एरियाज उन्होंने डिस्कशन किए हैं, और उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पहली दफ़ा चारों जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली दफ़ा ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है। पहले अपनी अपनी वो स्टेटमेंट्स इशू कर देते थे, इस दफ़ा कलेक्टिव उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने यही कहा है कि जो उनके शेयर्ड चैलेंजेस हैं, जैसे कि साइबर स्पेस को लेके, टेररिज्म को लेके, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, और मिलिट्री पावर को लेके, इसमें भी जितने भी उनके चैलेंजेस हैं उनको मिलके वो रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये 4 की एरियाज हैं, 4 टेक अवेज हैं उसकी मीटिंग के, जिस पे उन्होंने डिस्कशन की है। पहला जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। इनसे उनकी इसको आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा है जो कोविड-19 से रिलेटेड इशू है, वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो है। तीसरा उन्होंने क्लाइमेट को डिस्कस किया है कि क्लाइमेट को कैसे वो डील करेंगे चारों मेंबर्स मिलकर। और चौथा ये है कि वो टेक्नोलॉजी में अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन चारों एजेंडाज के अलावा, इन चारों फ्यूचर जो की एरियाज हैं, जो टेक अवेज हैं, इनके अलावा जो उनका मेजर पर्पस था वो यही था कि जो एक न्यू अलायंस बना रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। ये वॉक्स का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसे कंटेनमेंट करेंगे उसकी। तो ये भी जो उनके की एरियाज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें वो कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, ये भी चाइना की कंटेनमेंट के लिए है। और ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ाना है वो यही है। इसमें वो क्या करेंगे, वो मिलकर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनकी शेयरिंग करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। उन्होंने इसीलिए मैरीटाइम जो मैरी मैरीटाइम डोमेन उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है जिसमें वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करेंगे। और उनका जो सोल पर्पस है वो यही है कि रूल बेस्ड सिस्टम लाना, और एक ओपन ट्रेडिंग रूट बने, किसी की मोनोपोली कायम ना हो। और उसके बाद उन्होंने 3 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए हैं इस मीटिंग के बाद। वो एक्सपर्ट ग्रुप बाकी के जो की एरियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बनाया है वो कह रहे हैं कि वैक्सीन के लिए काम करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। उनमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर तक हम 1 बिलियन डोजेज इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा इस रीजन की कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये करने का जो मेजर पर्पज़ है वो यही है कि चाइना की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, चाइनीज़ जो 69 कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना।
इसमें वो क्या करेंगे, जो अमेरिकन वैक्सीन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करेगा, उसके लिए फ़ंड जो है वो जापान देगा, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करेगा। आगे सप्लाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा उस रीजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, और नेक्स्ट ईयर तक 1 बिलियन डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको इस एरिया में काउंटर किया जा सके। ये आप निकी एशिया का आर्टिकल भी देख सकते हैं कि क्वाड लीडर्स टू एग्री ऑन वैक्सीन टू एड काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस, चाइना का बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए। सेकंड जो उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, जैसे कि इनके एजेंडा में भी शामिल था, और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लाइमेट में बड़ा एम्फोसाइज करती है। इससे पहले जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन जब बाइडन आए हैं तो उन्होंने रीज्वाइन किया है, और वो चाहते हैं कि क्वाड के मेंबर्स मिलकर इस पे काम करें, अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाएं, और जो क्लाइमेट मिटिगेशन है, अडेप्टेशन है और रिजिलियंस टेक्नोलॉजी है, इसमें कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, ताकि एमिशंस को कम से कम किया जाए और जो बढ़ता हुआ राइजिंग टेम्परेचर है उसको कम किया जा सके। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने के लिए भी उन्होंने बात की है। तो नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बनाया है। इस आज का दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है, और जो यूएस और चाइना में जो टसल चल रही है 5G की मेजर रेस चल रही है, उस वजह से चाइना यूएस ने और वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं, और आपने रिसेंटली इंडिया को भी देखा कि उन्होंने चाइनीज़ एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया और हवा पे भी बैन लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट हैं वो स्पाइंग का काम करती हैं, वो और वो उसकी जो बढ़ती हुई मोनोपोली है उसको वो चाहते हैं कि काउंटर किया जाए और उसको 5G जो रेस है उसमें जीतने ना दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो मर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप है इसका मेन पर्पस जो है वो रेयर अर्थ ग्रुप जो मेटल्स होते हैं उसमें अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। रेयर अर्थ ग्रुप मेटल्स होते हैं कि जो आपकी बैटरीज के लिए या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स बनते हैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट, उसमें आप जो है जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो बड़े कम होते हैं, और उसमें जो चाइना की प्रोडक्शन है वो 60% है, चाइना होल्ड करता है 60%। तो इनका मेजर पर्पज़ है कि उसकी सप्लाई चेन को कम किया जाए, चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए, क्वाड के मेंबर्स मिलकर इंडिपेंडेंट हो और वो अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि वो टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन भी करेंगे, डेवलपमेंट और यूज़ के रिलेटेड भी उन्होंने बात की है। और ये आप देख सकते हैं कि निकी एशिया का ये आर्टिकल है कि क्वाड टाइटन्स रेयर अर्थ कोऑपरेशन टू काउंटर चाइना, कि चाइना का जो बढ़ता हुआ राइज है उसको काउंटर किया जाए। अब चाइना का उन इसके अलावा उन्होंने जो चीज़ें डोमेन्स उन्होंने डिस्कस की हैं, उन्होंने म्यांमार का इशू भी डिस्कस किया है कि म्यांमार में जो उनकी फ़ौज सिविलियंस के साथ कर रही है, वहाँ पे भी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट है उनकी पावर है। तो इसी तरह जो क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया है उसकी बढ़ती हुई न्यूक्लियराइजेशन को कैसे डीन्यूक्लियराइजेशन की जाए उसकी, इस पे भी उन्होंने डिस्कशन की है। अब जो क्वाड का ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इसकी वजह से ये जो मीटिंग्स हुई हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई हैं, इसकी वजह से जल्दी आप देखेंगे कि जो क्वाड का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो अलायंस है ये 5-6 साल के लिए नहीं है, ये तब तक है जब तक चाइना की मुकम्मल कंटेनमेंट ना की जाए, चाइना का को सप्रेस ना किया जाए, और ये तकरीबन 50-60 साल चलेगा। ये नेटो टाइप का ये एक अलायंस है। इसमें आप फ्यूचर में देखेंगे कि क्वाड में और भी मेंबर्स जुड़ेंगे, जैसे कि फ्रांस ने पहले ही ये अपनी इंक्लिनेशन शो की है, ब्रिटेन भी इसका पार्ट बनना चाहता है, और इसके साथ साथ जो वियतनाम है, साउथ कोरिया है और जो डिफरेंट जो छोटी कंट्रीज़ हैं जो अलायंस है वो इसका पार्ट बनेंगे और इसके मेंबर्स में इजाफा होगा, और चाइना के जो गिर्द धारा है उसको वो टाइट करते जाएंगे। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो उन्होंने पहले ही देखते हुए, क्योंकि वो फ़ौरन उनकी पॉलिसी बड़ी प्रोएक्टिव है और वो पहले ही चीज़ों को जज कर लेते हैं, तो उन्होंने एपीआई होता है एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उन्होंने उसकी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी थी, जो कि एक लाजमी चीज़ होती है मेडिकल मेडिसिन बनाने के लिए, उसके बगैर आपकी मेडिसिन नहीं बन सकती। तो वैक्सीन के लिए जो इंडिया है वो डिपेंडेंट है अब वो उनकी जो एपीआई है।
तो वो कीमतें ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली इनको किसी न किसी लिहाज से इकोनॉमिक लॉस भी बनेगा। आप देखेंगे चाइना भी अपनी जो कोऑपरेशन है वो इस इलाके में तेज़ कर देगा, अपने अलायंसेस बनाएगा आएगा और तेज़ी से काम करेगा। इस पे फर्दर अपडेट्स आएंगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब अपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि 2021 में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट हो रही है उसको कौन सी कंट्रियाँ होस्ट कर रही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, न्यूजीलैंड। ये जो समिट होगी वो ऑकलैंड में होगी और ये वर्चुअली हेल्ड की जाएगी ड्यू टू कोविड-19। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो, और क्या चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है वो भी बताइएगा। हम उस लिहाज से चेंजिंग्स भी करेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।